आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अशोक के समय पूरे मौर्य साम्राज्य भारत सहित विश्व के अन्य देशों में भी फैल चुका था। अशोक की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे इस वंश के बारे में कोई हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों में परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। कहा जाता है कि अशोक के पश्चात शासन करने वाले 9 या 10 राजा थे, लेकिन अशोक एक लघु स्तंभ लेख में केवल उसके एक पुत्र तीर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य साक्ष्य इसके विषय में मौन है। कश्मीरी लेखक कल्हर तथा तिब्बती लेखक तारानाथ ने अशोक के उत्तराधिकारी को जो विवरण दिया है वह भी एक दूसरे के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से बता सकना कठिन है कि अशोक के पश्चात शासन करने वाले राजाओं का क्रम क्या था। तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है, कुरान, विगतशोक और वीरसेन। कल्हर की राजतरंगी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालोक हुआ। वह शैव था। उसने मलेच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया। उसने कन्नौज को बढ़ाया। पुराणों का मानना है कि दशरथ ने कुल 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र संप्रति शासक हुआ, जबकि जैन ग्रंथ उसे जैन धर्म का संरक्षक कहते हैं। परंतु पुराणों के विपरीत जैन ग्रंथ संप्रति को कुराल का पुत्र मानता है। हम देखेंगे कि बहुत जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ तथा पुराणों में जो भी राजाओं की सूची दी गई है वो एक दूसरे के विपरीत तथा धार्मिक स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक सामान्यतः बात कही गई है कि अंतिम मौर्य वंश का राजा बृहद्रथ था, और इसकी पुष्टि भी बाणभट्ट हरिश्चर्य से होती है, और पुराण भी इस मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को ही मानते हैं। उसका एक सेनापति पुष्यमित्र सिंह था। पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने स्वामी बृहद्रथ की सेना निरीक्षक करते समय धोखे से हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की, और बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात विकसित होने लगा, और विघटन की गति संगठन की अपेक्षा अधिक तेज थी। मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों ने इस दिशा में योगदान दिया। सामान्य तौर पर हम इस साम्राज्य के विघटन तथा पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। पहला, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का तत्कालीन कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नितांत अयोग्य तथा निर्बल हुए। उनमें शासन के संगठन तथा संचालन की योग्यता का पूर्णतः अभाव था। साहित्यिक साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कश्मीर में जालोक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। विभाजन की स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का पतन असंभव था। दूसरा पॉइंट है प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, और उनकी भक्ति भावना राष्ट्र अथवा राज्य के प्रति न होकर राजा के प्रति ही होती थी। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण शिथिल पड़ गया है। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के पदाधिकारी सम्राट के स्वयं के लिए घातक हुए तथा साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना स्वाभाविक था। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार की उपस्थिति नहीं था। इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जैसे समान प्रथाएं, समान भाषा अथवा समान ऐतिहासिक परंपरा मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यवनों का प्रतिरोध भी कभी संगठित रूप से नहीं हुआ। जब कभी भारत पर यवनों का आक्रमण हुए, उनका सामना स्थानीय राजाओं अथवा सरदारों द्वारा अपने अलग अलग ढंग से किया गया। चूंकि मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी, अतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण ही निश्चित था। रोमिला थापर ने प्रशासन का संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। चौथा पॉइंट, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। विशाल मौर्य साम्राज्य में आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर विषमता विद्यमान थी। गंगा घाटी का प्रदेश अधिक समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। जहां पहले भाग में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, तो दूसरे भाग में व्यापार और वाणिज्य प्रधान थे। मौर्य
प्रशासन की उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था में हम अधिक तरह से जानते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक प्रथाएं और भाषाएं भी भिन्न थी। यद्यपि अशोक ने प्राकृतिक भाषा में अपने अभिलेखों का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, परंतु उत्तर पश्चिमी यूनानी तथा अरमाइक तथा दक्षिण में तमिल भाषाएं इस एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनी रही। ये सभी कारण मौर्य समाज के पतन के लिए अवश्य ही उत्तरदायी रहे होंगे। पांचवा, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। मौर्य युग के साम्राज्य में दूरस्थ प्रांतों में प्रांतीय पदाधिकारियों के जनता पर अत्याचार हुआ करते थे। अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने बताया कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य लोग हम लोगों का अपमान करते हैं। परवर्ती शतकों में एक शालीसुख भी अत्याचारी राजा कहा गया था, जिसके फलस्वरूप जनता मौर्य शासन से घृणा करने लगी तथा निर्बल राजाओं के काल में अनेक प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई होगी। छठा, करों की अधिकता। परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। पतंजलि ने लिखा है कि शासन ने अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके धन संग्रह किया। वे एक छोटी मूर्तियां बनाकर जनता के बीच बिकवाते था, उससे धन कमाते थे। जनता पर भारी कर लगाकर लोगों द्वारा धन संग्रह किया जाता था। अर्थशास्त्र में भी करों की एक लंबी सूची मिलती है। यदि इन्हें वस्तुतः लिया गया होगा तो अवश्य जनता का निर्वाह कठिन हो गया होगा। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि करों के भार से बोझिल जनता ने मौर्य शासकों को निर्बल पाकर उनके विरुद्ध विद्रोह किया। सातवां, अशोक का उत्तरदायित्व। मौर्य समाज के पतन के लिए कुछ विद्वानों ने अशोक की नीतियों को मुख्य रूप से उत्तरदायी बताया है। ऐसे विद्वानों में सर्वप्रमुख है महापोधाय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया, जिसके फलस्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ तथा मौर्य वंश की समाप्ति हुई। हेमचंद राय चौधरी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि अशोक की नीतियां किसी भी अर्थ में ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। अतः इन दोनों मतों का हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे कि आखिर अशोक की नीति कैसी थी। पंडित शास्त्री कहते हैं कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाकर ब्राह्मणों पर खुला आक्रमण किया और अशोक ने अपने रूपनाथ के लघुशिला लेख में यह कहा है कि उसने भूदेव को मिथ्या साबित कर दिया, अर्थात वो ब्राह्मणों के प्रतिष्ठा के बिना सूचना देता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को नष्ट करती थी। रायचौधरी ने उनकी इस नीति पंडित शास्त्री के बातों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी अहिंसा का विधान मिलता है और रूपनाथ के लघुशिला लेख का पदावली का अर्थ उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत लगाया है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ होता है कि भारतवासी जो पहले देवताओं से अलग थे, अब देवताओं को अपने उन्नत नैतिक चरित्र कर फिर से मिल गए। अतः इस वाक्य में कुछ भी ब्राह्मण विरोधी नहीं था। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण कारण थे, इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को जाना जा सकता है। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य तथा निर्बल हुए, इसमें अशोक का क्या दोष था? इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि हम अशोक को किसी प्रकार से मौर्य समाज के पतन का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मौर्य समाज का पतन स्वाभाविक कारणों का परिणाम था, जिसका उत्तरदायित्व अशोक के मत्थे मढ़ना उचित नहीं होगा। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि यदि अशोक अपने पिता और पितामह की रखता तथा लौ की नीति का अनुसरण करता तो कभी न कभी मौर्य समाज का पतन हुआ होता। परंतु सभ्य संसार के एक बड़े भाग पर भारतीय संस्कृति का जो नैतिक आधिपत्य कायम हुआ, उसके लिए अशोक ही मुख्य कारण था। शताब्दियों तक उसकी ख्याति का स्मारक बना रहा और आज लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक वर्ष के समाप्ति के बाद भी यह पूर्णतः लुप्त